ओके, तो लास्ट मीटिंग में हम डिस्कस कर रहे थे परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस के बारे में। हमने परमुटेशन डिस्कस की, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को डिस्कस किया या जिसे प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। फिर हमने परमुटेशन के बारे में बात की और हमने परमुटेशन का फार्मूला देखा कि एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। और अगर एन पी एन फाइंड किया जाए तो वो इक्वल होता है एन फैक्टोरियल, या फिर आप इसे यूं समझ लें कि आपके पास टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं और आपने एन को ही यूज करना है, तो उनकी कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट आप एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जो कि एन पी एन इक्वल होता है एन फैक्टोरियल। ओके, इसके बाद अब हमने जी उसामा मजिद कह रहे हैं कि ये चैप्टर शुरू से स्टार्ट कर दें। चलिए मैं थोड़ा सा क्विक रिव्यू देता हूं, लेकिन उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। कल वाली मीटिंग आप देख सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मैंने अपलोड कर दी थी। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास काउंटिंग टेक्निक्स क्या है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, परमुटेशन से क्या मुराद है, कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है, सर्कुलर परमुटेशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन को डिस्कस करें तो फैक्टोरियल नोटेशन यूज की थी क्रिश्चियन क्रैम्प ने और 1808 में की थी। फैक्टोरियल नोटेशन डिफाइंड है कि पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एन फैक्टोरियल इक्वल होता है एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू अप टू सो ऑन वन, जबकि जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू वन हम डिफाइन करते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स के लिए फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास ए और बी कोई से दो इवेंट्स हों, अगर ए के अक्कर होने के चांसेस अक्कर होने के वेज पी हों और ए जब अक्कर हो चुके और बी के अक्कर होने के चांसेस क्यू हों या उसके वेज क्यू हों, तो टोटल जो दोनों के अक्कर होने के वेज होंगे वो पी क्यू होंगे। चले इसे एक और एग्जांपल से भी देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने 2 by 2 के मैट्रिसेस बनाने। यहाँ पर एक एलिमेंट है A11, यहाँ पर एक एलिमेंट है A12, यहाँ एलिमेंट है A21 और यहाँ है A22। हम इस सेट के एलिमेंट्स की तादाद जानना चाहते हैं, जबकि ए आई जे जो है ये इस सेट से लिए जा रहे हैं Z2 से। Z2 से क्या मुराद है? ये एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ 0 और 1 शामिल है, यानी ए आई जे बिलोंग टू 0 एंड 1। तो आपका क्या ख्याल है कि इस सेट के टोटल मेंबर्स कितने होंगे? तो वो इस फार्मूले की मदद से ही हमें पता चलता है, इस प्रिंसिपल की मदद से। देखें A11 को आप देखें कितने वेज हैं यहाँ पर एक एलिमेंट रखने के। तो दो वेज हैं, यानी यहाँ पर हम 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। ओके, इसी तरह A12 यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, हम इसमें 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज हैं और यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इस सेट में टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 2 × 2 × 2 × 2 यानी 16 होंगे। और ये आपके पास जो सेट है ये है M(2)Z2। जब हम ग्रुप थ्योरी करेंगे तो इसको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ फोकस ये है कि इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए कैसे हम कुछ रिजल्ट्स फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह बाइनरी डिजिट्स होते हैं आपके पास 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल ये चार बॉक्सेस हैं आपने फिल करने, और हर एक को फिल करने के सिर्फ दो ही वेज हैं। या आप यूं कहें कि आपके पास चार स्विच लगे हुए हैं एक बोर्ड पर, उनको ऑन या ऑफ करके कितने पॉसिबल सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं वहां से। तो यहाँ भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, यानी ऑन या ऑफ हो सकता है, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है और यहाँ पर भी दो है। तो इस तरह यानी टोटल 16 टाइप के कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स ली जा सकती हैं। परमुटेशन हमने डिफाइन किया था कि एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द परमुटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कि आपने उनकी तरतीब का ख्याल रखना है। और अगर आप सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और आप उनमें से r को यूज करना चाहते हैं, तो उनसे बनने वाली टोटल अरेंजमेंट्स होंगी एन पी आर, दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये इसका फार्मूला होता है एन पी आर का। फिर हमने ये कहा कि अगर हम n में से यूज r ही करना चाहें या n के n ही यूज करना चाहें, लेकिन उनमें कुछ एक जैसे भी हों। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल बताई थी, मैं सेम उसी को रिपीट करता हूँ कि हमारे पास एक वर्ड है पाकिस्तानी। इसके अंदर जो लेटर्स हैं उनकी तादाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल इसमें एलिमेंट यानी जो लेटर्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, वो टोटल 9 है।
हम ये चाहते हैं कि इन्हीं अल्फाबेट्स को यूज करते हुए और वर्ड्स भी बनाए जाएं। लेकिन जब और बनाने लगेंगे तो इसमें हमने यूज तो 9 ही करने हैं, यानी एक्चुअली तो हमें करना चाहिए था 9 फैक्टोरियल। अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो और आपने n को ही यूज करना हो तो उनके अरेंजमेंट्स बनती हैं n फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स तो 9 हैं, लेकिन उनमें कुछ रेपिटेशंस भी हैं। जैसे a 2 मरतबा रिपीट हुआ है तो जो जितनी मरतबा रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना है। सो 2 फैक्टोरियल। इसी तरह i भी 2 मरतबा रिपीट हो चुका है तो इसको भी हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अगर कोई और भी रेपिटेशन होगी तो जितनी मरतबा वो रिपीट होगा उतना फैक्टोरियल फर्दर डिवाइड भी होगा। तो इस पॉइंट नंबर 7 में यही बताया गया कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम आउट ऑफ विच p आर अलाइक, यानी एक जैसे हैं, एंड आर ऑफ टाइप ऑफ वन टाइप, q आर अलाइक एंड आर ऑफ वन सेकंड टाइप, यानी कि p एक ही तरह के हैं, q एक ही तरह के हैं। तो इस तरह वहां से टोटल जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेगी वो ये होंगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, जिसको मैंने इस एग्जांपल से भी समझाया था। अच्छा, अब हम बात करते हैं सर्कुलर परमुटेशन के बारे में कि अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सर्कल में हो, जैसे नेकलेस की एग्जांपल ली जाती है, राउंड टेबल की एग्जांपल ली जाती है, कीज की एग्जांपल ली जाती है, तो वहां से कितनी डिफरेंट परमुटेशंस पॉसिबल होती हैं। तो द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इज n माइनस वन फैक्टोरियल। ओके, यानी ये एज अ फार्मूला आप याद रखें कि अगर सर्कुलर परमुटेशन की बात की जा रही हो तो फिर n फैक्टोरियल की बजाय n माइनस वन फैक्टोरियल यूज करते हैं। और द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर नॉट डिफरेंट, यानी जब वो उनमें अरेंजमेंट्स में कोई फर्क ना हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में, मसलन आप की चेन जो है उसको आप थोड़ा सा उल्टा दें, उसकी दूसरी साइड से देखें तो उसकी अरेंजमेंट्स उसी तरह की नजर आए, तो इसका मतलब यह है कि वो पहले वाली टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट्स का हाफ हो जाएंगी। तो वहां पर हम टोटल अरेंजमेंट्स की तादाद n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू कहते हैं। अब बात करते हैं कम्बिनेशंस के बारे में। परमुटेशन के ऊपर डेफिनेशन को देखिए और कम्बिनेशन की डेफिनेशन को देखिए। तो परमुटेशन में हमने कहा है एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, जबकि कम्बिनेशन में कह रहे हैं एन अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट, यानी आपने अगर टीम के प्लेयर्स की कमेटीज बनानी है, आपने डिफरेंट टास्क असाइन करने के लिए मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाने हैं, तो उस वक्त कम्बिनेशन यूज किए जाते हैं। यानी उसमें उनकी जो तरतीब है वो मैटर नहीं करती, बल्कि उनकी टोटल तादाद ही मैटर करती है। तो उस सूरत में हम उसे लिखते हैं एन सी आर, और एन सी आर का फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये मैंने कल इस तरह से भी बताया था कि अगर हमारे पास एक सेट हो जिसमें टोटल एन एलिमेंट्स हों, हम उन्हें कह देते हैं अल्फा वन, अल्फा टू, अप टू सो ऑन अल्फा एन। ये टोटल इसमें एन ऑब्जेक्ट्स हैं। हम ये चाहते हैं कि इस सेट के ऐसे तमाम सबसेट्स की तादाद मालूम की जाए जिन जिनमें एलिमेंट्स की तादाद आर है। यानी हम क्या कहते हैं कि द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए हैविंग आर एलिमेंट्स where r is less than n obviously, then this is equal to ncr। यानी आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और आपने उनमें से r को अलग करके उनकी एक कमेटी बनानी है, उनकी एक अरेंजमेंट फाइंड करनी है, उनका एक कॉम्बिनेशन बनाना है, तो उसके लिए ncr यूज किया जाता है। So that is equal to n factorial over r factorial into n minus r factorial। यही इसी को यूज करते हुए कल मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि y 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन। वजह यही है कि चूंकि किसी भी सेट के ऐसे सबसेट्स की तादाद जिसमें 0 एलिमेंट्स हों उनकी तादाद वन है, और अगर वो उनकी तादाद वन है तो इसका मतलब ये उसे इस फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखा जाना चाहिए NC0। तो NC0 से बनता है 0 फैक्टोरियल और दूसरी साइड पर वन है, सो 0 फैक्टोरियल वन की इक्वल होता है। यहाँ कुछ रिजल्ट्स हैं कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, कि आप अगर टोटल n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को यूज करके कम्बिनेशंस मालूम करना चाहें या n माइनस r ऑब्जेक्ट्स को यूज करके कम्बिनेशंस की तादाद मालूम करना चाहें तो वो बराबर होती है। इसी बात को हम आगे मैथमेटिकल इंडक्शन और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में भी यूज करने वाले हैं। NC0 इज इक्वल टू वन, NCN इज इक्वल टू वन, यानी आपके पास टोटल फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं और आपने उनमें से 0 को यूज करना है, तो इसका मतलब एक ही वे है। और अगर आपने 10 के 10 को ही चूज करना है, एक ही कमेटी बनानी और उसमें 10 ही मेंबर रखने हैं,
तो इसका मतलब उनके वेज भी 1 ही होंगे। इसी तरह NC1 इज इक्वल टू n के n ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल 5 आदमी, आपने उनमें से एक को चूज करना है, तो इसका मतलब आपके पास टोटल 5 ऐसे तरीके हैं कि आप उन पांचों को चूज कर सकते हैं 1 बाय 1। इसी तरह n-1 CR प्लस n-1 CR माइनस 1 इक्वल होता है NCR। NCR और R फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई किया जाए तो NPR बनता है। इनके फार्मूले को आप देख सकते हैं दोनों को। और NCX इक्वल NCY होता है। देन आइदर X इज इक्वल टू Y और Y इज इक्वल टू N माइनस X। यानी या तो ऐसा होगा कि NCR इक्वल होता है NCN माइनस R, यहाँ पर ये यूज किया जा रहा है कि NCX इज इक्वल टू NCY। तो या तो x और y इक्वल होंगे, या फिर ऐसा होगा कि y इक्वल होगा n माइनस एक्स, या यूं कह लें कि x विल बी इक्वल टू n माइनस वाई, या फिर यूं कह लें कि x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू n। ओके, तो ये थे कॉम्बिनेशन और परमुटेशंस के बारे में थोड़ा सा इसका ओवरव्यू। पॉइंट नंबर 10 एक्सप्लेन कर दें। ओके जी। r कैन नॉट बी इक्वल टू 0, वाई इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इट कैन बी 0। ये जैसे मैंने इसे एक्सप्लेन किया है कि नंबर ऑफ सबसेट्स हम फाइंड कर रहे हैं। ओके, yn-1 फैक्टोरियल इन सर्कुलर, उसमें एक कम हो जाता है, यानी आप इसकी थोड़ा सा इसका प्रूफ चेक कर लें। पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 एक्सप्लेन कर दें, 1 मिनट जी। पॉइंट नंबर 9 में है कि ये जस्ट फार्मूला है कि अगर आपने सर्कुलर अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास लोग आ गए हैं, एक टेबल है, एक टेबल के ऊपर आपने अरेंजमेंट्स करनी है, यहाँ पर आपने डिफरेंट चेयर्स रखनी है, फॉर एग्जांपल देयर शुड बी चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3 एंड चेयर 4। तो 4 टोटल आपके पास चेयर हैं, तो वहां से जो टोटल इनकी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं वो बनेगी 4-1 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। तो सर्कुलर में इस तरह, और अगर सर्कुलर में उसकी राइट हैंड या यानी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज अरेंजमेंट मुख्तलिफ ना हो, उनको एक ही टैकल किया जाए, यानी जैसे आप ये कहते हैं कि अली, असगर और इमरान ने इस तरह से बैठना है कि अली के एक तरफ इमरान हो और दूसरी तरफ असगर हो, तो इसका मतलब यह है कि चाहे वो जिस तरफ मर्जी हो, दोनों की अरेंजमेंट हाफ हो जाएंगी ना, कि पहले एक साइड पर अली ने बैठना था राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पर बैठना था इमरान ने, जबकि दूसरी साइड पर हम उनकी अरेंजमेंट को उल्टा भी दें, एक को दरमियान में ही रखें, बाकी दोनों की जगह बदल भी दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से वहां 2 से डिवाइड कर दिया गया है। परमुटेशन कहाँ होगी और कॉम्बिनेशन कहाँ होगी? तो परमुटेशन वहां होगी जहां ऑर्डर का ख्याल रखना जरूरी होगा, तरतीब मैटर करेगी, और कॉम्बिनेशन वहां जहां तरतीब का होना जरूरी नहीं होगा। इसका मैं बता चुका हूं कि फॉर एग्जांपल आपने एक टीम चुन ली, मसलन आपके पास टोटल 10 लोग हैं, 10 लोगों में से आपने 7 लोगों को चुनना है, एक कमेटी टीम बनानी है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट टीम ही है, 10 लोगों में से आपने 7 लोगों को चुनना है, तो इसका मतलब आपके पास टोटल जो वेज हैं टीम बनाने के वो है 10C7। लेकिन उन सेवंस को जिस ऑर्डर के साथ आपने खिलाना है वो आपके पास है 7P7। यानी उसके कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं कि उन 7 लोगों को आप बैटिंग के ऑर्डर के लिए भेजें, तो वो 7P7 होंगे, और 10 में से जो 7 चूज करने के तरीके हैं वो ये होंगे 10C7। ओके, इसके बाद थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? दिस इज द गेम ऑफ गैम्बलर्स, कि दिस इज द न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन ऑफ अ चांस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट वुड अकर। कि आप अगर एक इवेंट मसलन एक डाई रोल करते हैं, लूडो का दाना फेंकते हैं, तो कितने चांसेस हैं कि आपके पास उसमें से 1 आ जाए। यानी उसके ऊपर टोटल 6 होते हैं ना, वन साइड पे 1, दूसरी साइड पे 2, फिर 3, 4, 5, 6। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप वो दाना फेंकें और उस पे एक आए? एक आने के चांसेस कितने होंगे? टोटल आपके पास हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और ये अनबाइस्ड है, यानी बाइस्ड नहीं है। डाइस डाइस में कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल एक साइड, सारी साइडें उसकी सेम है। तो हर एक के अक्कर होने के चांसेस बराबर हैं, तो टोटल 6 में से एक चांस है कि उसमें से 1 आ जाए, यानी 1 के अक्कर होने के चांसेस हैं 1/6। 2 के अक्कर होने के चांसेस भी हैं 1/6। इसी तरह 3 के अक्कर होने के चांसेस भी 1/6, एंड सो ऑन। 6 के अक्कर होने के चांसेस भी 6 में से एक हैं। और ये कैसे फाइंड किए जाते हैं, इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हैं।
कैसे? प्रोबेबिलिटी थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टू फ्रेंच मैथमेटिशियंस ब्लेज पास्कल एंड पायर डी फर्मे। फर्मे मैथमेटिशियन था, बड़ा फेमस, आप इसके बारे में बहुत सारी इसकी इन्वेंशंस के बारे में जानते हैं। अब क्या किया गया कि एक दो सेट बनाए गए, एक सैंपल स्पेस बनाई गई और एक को इवेंट स्पेस कहा गया। सैंपल स्पेस ये है कि टोटल जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और इवेंट वो है जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपने आउटकम आपको चाहिए, उसको इवेंट से मेंशन किया गया। यानी इवेंट स्पेस जो है वो बेसिकली सबसेट है सैंपल स्पेस का। फॉर एग्जांपल हम सैंपल स्पेस ये ले लें, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बात की थी कि आपके पास एक डाइस है, तो उस पर जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ये हैं कि 1 2 3, सॉरी 6 लिख लें, कि जो उस पर दाने आ सकते हैं वो ये हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब दूसरा बंदा ये शर्त लगाता है जी मैं अब ये लूडो का दाना फेंकूंगा और इस पर इवन नंबर ही आएगा। वन भी आ सकता है, अगर आप सिर्फ वन की बात करें तो आपका इवेंट क्या होगा, जस्ट उसमें वन होगा। लेकिन एक शख्स ये कहता है नहीं मैं अब लूडो का दाना फेंकूंगा और इस पर इवन नंबर आएगा, या 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, जो भी आएगा मेरी गोटी मुकम्मल हो जाएगी। तो आप एक नई यहाँ से इवेंट स्पेस बना सकते हैं बी, उसमें क्या क्या हो सकते हैं 2 4 और 6। तो इस तरह जो भी आपको उस सैंपल स्पेस में से आउटकम रिक्वायर्ड है, जो पर्टिकुलर आउटकम आ सकती है, उसका जो सबसेट है उसको हम इवेंट कहते हैं या इवेंट स्पेस बोलते हैं। और अल्टीमेटली इवेंट स्पेस सैंपल स्पेस का सबसेट होगी। ओके, अब अगर आपके पास दो इवेंट्स हैं, एक E1 है और एक E2 है, तो इन दोनों इवेंट्स को आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह सकते हैं। हम ये कह चुके हैं कि इवेंट्स आर एक्चुअली सेट्स। अगर ये दोनों सेट्स आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट हो, यानी उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, तो उस सूरत में हम ये कहेंगे कि E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कि इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। जैसे आप यहाँ पर ऊपर देखें, दो इवेंट स्पेसेस हमने लिए हैं ए और बी, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो हम ये कह सकते हैं कि द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे एक एग्जांपल और दी गई है कि फॉर एग्जांपल इन टॉसिंग अ क्वीन, अगर आप एक सिक्के को उछालते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, सैंपल स्पेस में क्या होगा, या हेड होगा या टेल होगा, इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती ना कि वो दरमियान में ही अटका रह जाए, या ऊपर आप फेंकें और ऊपर ही रह जाए। तो ये ख्यालाती बातें, ओके। तो दो ही आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं सैंपल स्पेस में, या हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। तो यहां से अगर हम ये कहें कि एक इवेंट है कि हमें सिर्फ, यानी हम सिक्का उछालते हैं और सिर्फ हेड ही आएगा, जबकि दूसरा शख्स कहता है नहीं सिर्फ टेल ही आएगा, तो ये जो दो इवेंट्स अगर बनाए जाएं, एक हेड वाला और एक टेल वाला, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी तरह ऊपर भी मैंने एक एग्जांपल बता दी है। ओके, तो इसी तरह अगर आपके पास टू इवेंट्स इस तरह के हों, टू इवेंट्स E1 एंड E2 आर इक्वली लाइकली इफ ईच ऑफ देम हैज इक्वल नंबर ऑफ चांसेस ऑफ अकरेंस, यानी हर एक के लिए बराबर का मैदान है, उसमें कोई यानी कि आप कहें कि उनकी प्रोबेबिलिटी बराबर हो, यूं कह लें। दो इवेंट E1 और E2 वो इक्वली लाइकली होंगे अगर उनके अक्कर होने की चांसेस बराबर बराबर हो, या यूं कह लें कि उन दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर हो। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी से मुराद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। जैसे यहाँ ये जो सेट ए है, इवेंट ए के अक्कर होने के चांसेस कितने हैं? 1/6 है। क्यों? क्योंकि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है, सो 1/6। जबकि वो शख्स जो ये कह रहा था कि या 2 होंगे या 4 होंगे या 6 आएंगे, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 3/6 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 है। यानी उसे 1/2% चांसेस हैं कि वो, यानी 50% चांसेस हैं कि उसका रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। और हमेशा ये जो प्रोबेबिलिटी है, अब जरा देखें, नंबर ऑफ इवेंट नीचे है नंबर ऑफ सैंपल, तो नंबर ऑफ इवेंट जो है वो सबसेट है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का। अब ई जो के सबसेट है एस का, अगर तो ई होगा एम्प्टी सेट, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 0, क्योंकि ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस जो मर्जी हो, सो 0/एनी नंबर विल बी 0, यानी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है। और अगर हम इवेंट स्पेस ही ये ले लें कि वो पूरी की पूरी स्पेस ले लें, मसलन एक शख्स कहता है अच्छा मैं
लूडो का दाना फेंकूंगा और मेरा इनमें से कोई एक नंबर आएगा 1 2 3 4 5 या 6 में से, तो अल्टीमेटली आपकी जो इवेंट स्पेस है उसमें ये सारे नंबर आ गए हैं, और ये सारे नंबर आने की वजह से उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% हो गई है, या यूं कह लें कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान रहती है, ना 0 से कम होती है ना 1 से ज्यादा होती है। ओके, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए तो उस इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। अब जरा देखिए कैसे, मसलन हमारे पास सैंपल स्पेस तो यही है, अगर हम यही कह दें कि एच ओ और टी हो, हम सिक्का उछाल दें और कहें कि इनमें से कोई भी नहीं आएगा, यानी ना हम सिक्का ऊपर उछालें और वो नीचे भी आए, और हम कहें कि ना तो हेड आना है ना टेल आना है, तो अब दरमियान में तो वो रुकने वाला नहीं। इसका मतलब यह है कि वो एक इम्पॉसिबल सा इवेंट है। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1 हो तो उस सूरत में इवेंट को हम बोलते हैं दैट इज अ सर्टेन इवेंट। यानी हम सिक्का उछाले और कहें कि या हेड आएगा या टेल आएगा, तो अल्टीमेटली आपकी इवेंट स्पेस में हेड और टेल होंगे जो कि सैंपल स्पेस के बराबर होगी। तो उस इवेंट स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 हो जाएगी, यानी वो सर्टेन है कि इनमें से कोई एक तो आना ही है ना, यानी यकीनी सूरत हाल है। Okay. The probability that an event E does not occur is denoted by P of E bar, which is equal to 1 minus P of E. अब ये बड़ा जरूरी है, मसलन आप एक लूडो के दाने की ही बात कर लें तो सैंपल स्पेस में इवेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल आपके पास सैंपल स्पेस है। आप अपना एक इवेंट लेते हैं कि जी प्राइम नंबर आएगा, वो क्या है, 2 3 और 5 है, यानी प्राइम नंबर आने का मतलब ये है कि या तो 2 है या 3 है या 5 है। अब दूसरा शख्स कहता है कि नहीं जी, प्राइम नहीं आएगा, इसका मतलब यह है कि प्राइम ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार से हम उसे डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। यानी टोटल प्रोबेबिलिटी में से उस इवेंट के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी को निकाल दिया जाए, तो बाकी जो प्रोबेबिलिटी बचती है वो उस इवेंट के ना अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी होती है। दैट इज द पॉइंट 22। अच्छा, अगर हमारे पास दो इवेंट्स हो E1 और E2, तो उस सूरत में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। अब इसको यूं समझिए कि आपके पास यही लूडो का दाना है, उसमें 1 2 3 4 5 6 हैं। हम यहाँ पर दो इवेंट बना लेते हैं। एक तो इवेंट ये है कि प्राइम होना चाहिए, और दूसरा इवेंट हम ये बना लेते हैं, इसको हम E1 कहते हैं, और दूसरा इवेंट हम लेते हैं कि जी ऑड नंबर होना चाहिए, 1 हो, 3 हो या फिर 5 हो। यानी हम ये कहते हैं कि अब जो इवेंट आएगा, हम जब लूडो का दाना फेंकते हैं तो या तो प्राइम नंबर आएगा उसके ऊपर या फिर ऑड नंबर आएगा। तो जब और की बात होगी तो इसका मतलब ये है, यानी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में अगर ये कहा जाए कि दिस और दिस, तो और का मतलब ये है कि आपने वहां पर यूनियन यूज करना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग, E2 की प्रोबेबिलिटी अलग, और माइनस कर दे उनमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, या आप इसे यूं कह लें कि दैट इज इक्वल टू n ऑफ E1 प्लस n ऑफ E2 माइनस n ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 एंड होल डिवाइडेड बाय n ऑफ S। यानी P ऑफ E1 है ना, तो n ऑफ E1 ओवर n ऑफ S, P ऑफ E2 मीन n ऑफ E2 ओवर n ऑफ S, एंड P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 मीन P n ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय n ऑफ S। तो इस तरह से इन दोनों में इवन सॉरी प्राइम या ऑड होने के जो चांसेस हैं वो होंगे P ऑफ E1 यानी 1/2 प्लस P ऑफ E2 यानी 3/6 1/2, एंड माइनस जो उनमें कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है, तो वो होगा 2/6 यानी 1/3। तो यहां से ये जो नंबर होगा वो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डाइस हैविंग फेस आइदर प्राइम और ऑड। अच्छा, ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पास जो इवेंट्स हो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो इसमें E1 इंटरसेक्शन E2 में कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो उस सूरत में हमारा फार्मूला सिर्फ यहां तक रह जाएगा कि P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2। ओके,
Two events E1 and E2 are said to be independent if the occurrence of any one of them does not influence the occurrence of the other event. अब फर्स्ट ईयर में एक्चुअली है यही कि जितने भी इवेंट्स लिए गए वो सारे इंडिपेंडेंट ही हैं, कि एक के अक्कर होने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए मैं डिपेंडेंट की बात नहीं करूंगा ज्यादा, यानी सिर्फ इंडिपेंडेंट ही बात की गई। मसलन आप डाइस अगर फेंकते हैं या दो डाइस फेंकते हैं तो एक का दूसरे पर कोई डिपेंडेंस नहीं है। सो दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और आखिर में हम बात करते हैं कि फॉर एनी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स E1 एंड E2 द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम अकर, यानी अब एंड की बात हो रही है, बोथ ऑफ देम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 विल बी इक्वल टू P ऑफ E1 मल्टीप्लाई विद P ऑफ E2। ओके, तो मीटिंग यहाँ खत्म नहीं, लाइक हेड एंड टेल। ओके, 3 इवेंट्स होंगे तो फिर प्रोबेबिलिटी फार्मूला क्या होगा? इसी तरह से इसी को हम एक्सटेंड करेंगे। P ऑफ E1 यूनियन E2 है, अगर तीसरा भी शामिल होगा तो यहाँ एक रूल पढ़ा जाता है। 1 मिनट में यहाँ अलग से पेज खोल दूं। अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं E1 और E2 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 है। और अगर हमारे पास 3 इवेंट्स होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस सॉरी E1 E2 इंटरसेक्शन E3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। ये इसका फार्मूला होगा अगर 3 इवेंट्स होंगे तो। अब इसी को एक्सटेंड भी किया जा सकता है कि अगर हमारे पास n इवेंट्स हैं तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसको यूज करते हुए यहाँ पर n इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड की जा सकती है। बेसिकली दिस इज लिंक विद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 इंटरसेक्शन सॉरी E1 यूनियन E2। अगर आपके पास मसलन सेट्स हो ना, इसको आप इस तरह से देखें कि आपके पास डिफरेंट सेट्स हैं, अगर E1 और E2 हैं सिर्फ, तो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 यूनियन E2 इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन वालों को हमने एक मरतबा ही काउंट करना है, वो इन दोनों में आ चुके हैं, इसलिए एक मरतबा उनमें से माइनस करेंगे। 2 मरतबा पहले काउंट हुए होंगे। और जब वो 3 सेट्स की कार्डिनलिटी फाइंड करनी हो, E1 यूनियन E2 यूनियन E3, तो फिर ये ऊपर वाला ही यूज होता है कि दिस इज इक्वल टू n ऑफ E1 प्लस n ऑफ E2 प्लस n ऑफ E3 माइनस n ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 माइनस n ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 माइनस n ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 एंड प्लस n ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। अब इसी को आप जरा एक्सटेंड करें कि n ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सो ऑन यूनियन ऑफ EN या EM कह लें, तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, जरा इसको आप देखिएगा। इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में बड़ा फेमस रूल है। ओके जी, तो मैं मीटिंग की रिकॉर्डिंग यहाँ ऑफ कर रहा हूँ और आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं।